नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक भिन्नताओं के बावजूद भारत एकता के मजबूत धागे में बंधा हुआ है। हर तरह की मुश्किलों से लड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है। मैं आपको बताऊंगी कि आजादी के बाद किस तरह भारत को गढ़ने का काम हुआ, एक नए मुल्क के सामने किस तरह की चुनौतियां आईं, उनसे किस तरह निपटा गया, भारत को एकजुट रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, मुल्क की मजबूत बुनियाद के लिए आजाद भारत के निर्माताओं ने किस तरह अपने मतभेदों को किनारे रखा, हिंदुस्तान के कमजोर से कमजोर आदमी के लिए संविधान कैसे बना सबसे बड़ी ताकत। आजादी के बाद भारत को कौन जोड़ेगा? धर्म, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, प्रजातंत्र, फौज या फिर राजनीतिक नेतृत्व? ये बहुत अहम सवाल था। धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान अलग हो चुका था। भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अल्पसंख्यकों की आबादी भी कम नहीं थी। ऐसे में भविष्यवाणी की जाने लगी कि भिन्नताओं का देश भारत कितने दिनों तक एक रह पाएगा। The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सबके विकास के लिए पूरा अवसर हो, जहां किसी से जात पात के आधार पर कोई भेद ना हो, जहां महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक हो। आजादी के समय भारत की चुनौतियों से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसे में जब आजादी से पहले ही संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ, 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव यानी फ्रेमवर्क पंडित नेहरू ने रखा, जिसकी झलक बाद में संविधान की प्रस्तावना में दिखी। इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था वो संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट किया और हमारे संविधान के जो उसकी प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल का आधार तो वही है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में आजाद भारत के लिए जो फ्रेमवर्क सुझाया, उसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित किया गया। नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता का भरोसा दिया गया। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और शोषित के लिए पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की बात की गई। उसी सोच और ईमानदार मंथन का नतीजा है हर भारतीय को संविधान से मिले मूल अधिकार। सवाल यह भी था कि शादी ब्याह, संपत्ति और अडॉप्शन जैसे नियमों को परंपराओं के हिसाब से अपनाया जाए या फिर एक कानून बने जिसे सारे भारतीय अपनाएं। अंग्रेजों के कानून में भी परंपराओं और धार्मिक मामलों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के कट्टरपंथी पर्सनल लॉ में दखल के सख्त खिलाफ थे। 23 नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने ये सौगंध ली कि आने वाली सरकारें देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी।
संविधान में अनुच्छेद 44 को मंजूरी मिल गई, लेकिन संविधान का यह नीति निर्देशक तत्व आज तक लागू नहीं हो सका। 23 नवंबर 1949 सुबह से ही खलबली थी। पूरे हिंदुस्तान की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी। एक ऐसे मसले पर बहस होनी थी जिसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान पर पड़ने वाला था। यह मसला था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का। संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर आखिरी बहस के लिए सदस्य पहुंच चुके थे। बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा, अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों की जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है, संस्कृति का अनिवार्य अंग है। लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखलंदाजी करना होगा जो इन कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं। संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा। मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बी पोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा, अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से 150 साल तक यहां शासन चलाते रहे, इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी। हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है, क्या उसका अर्थ है कि हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं? सबकी अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी चिंताएं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी। बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है। असम में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब 400 इंच बारिश होती है, जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं है। इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एकरूपता लाना संभव है? संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की। इनमें से एक थे के.एम. मुंशी, जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा, आखिरकार हम एक विकासशील समाज हैं। आज हम इस मोड़ पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है। आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष विधान का है। संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर बहस का लब्बोलबाब ये था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म, वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए। ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया। कई मेंबरों ने इसको अपोज किया ये कह के कि एक तरफ तो आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं और उसको मौलिक अधिकार बना रहे हैं, साथ साथ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो दोनों में एक दूसरे के वो एक तरह का विवाद होगा। तो ये कह के यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया। लेकिन डिस्कशन के दौरान कुछ मेंबरों ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 5 से 10 साल में इस देश में आ जाना चाहिए। कोई भी अपने धार्मिक मसलों में रत्ती भर भी समझौता करना नहीं चाहता था। उसी दौर में हिंदू कोड बिल को लेकर भी जमकर बहस हुई। अक्टूबर 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट संविधान समिति के सामने पेश किया। तब संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन नेहरू इसे पास कराने पर आमादा थे। कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर पंडित नेहरू का जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन नेहरू अपने इरादों पर कायम रहे और 1952 से 1956 के बीच में हिंदू मैरिज एक्ट,
हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट वजूद में आ गए। वैसे तो संविधान बनाने का काम आजादी के पहले ही शुरू हो चुका था। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल धर्म को लेकर भी था। संविधान सभा के 300 में से 212 सदस्य हिंदू थे। इनमें से 203 का ताल्लुक कांग्रेस से था। 80 सदस्य मुस्लिम थे, जिनमें से 73 का संबंध मुस्लिम लीग से था। बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान चले गए। अब संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की तादाद रह गई 28, यानी 82% सदस्य कांग्रेस के हो गए और उनमें से भी ज्यादातर हिंदू। तब कांग्रेस के भीतर ही एक विपक्ष था जिसकी आवाज बहुत बुलंद थी। संविधान सभा के सामने एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जिससे आजादी की फिजा में सांस ले रहे विशालकाय भारत के हर नागरिक की तरक्की के खिड़की दरवाजे खुल सके। संविधान सभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही नए भारत के स्वरूप को लेकर विवाद था। कुछ नेताओं की ये भी राय थी कि अब मुसलमान अलग देश लेकर चले गए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा भारत के सर्वधर्म समभाव को बनाए रखना चाहता था। बंटवारे के 10 दिन बाद ही जब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा, सब अपना अपना राग अलाप रहे थे। मद्रास के मुस्लिमों ने अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग की। बी पॉकर बहादुर ने संविधान सभा में कहा, दूसरों के लिए मुस्लिम समुदाय की जरूरतें समझना बहुत मुश्किल है। अगर अलग निर्वाचन की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो मुस्लिम समुदाय को लगेगा कि सरकार में उनकी नुमाइंदगी कम है, उनकी आवाज कम सुनी जा रही है। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी कीमत पर धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी जगह पाकिस्तान में है, यहां नहीं। हम एक राष्ट्र की बुनियाद रख रहे हैं। जो लोग देश को फिर से बांटना चाहते हैं उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है। संविधान सभा में मजहब के नाम पर आरक्षण की मांग को 7 में से 5 मुस्लिम सदस्यों ने भी खारिज कर दिया। कहा जाता है कि संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य केटी शाह संविधान में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए शाह ने संशोधन के जरिए 3 बार कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा में नए सिरे से अल्पसंख्यकों की परिभाषा करने का काम शुरू हुआ। संविधान बनाने वालों में सबसे ताकतवर आवाज थी यूनाइटेड और सेंट्रल प्रोविंसेस की, यानी आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के सदस्यों का दबदबा था, जिनमें से ज्यादा सदस्य ऊंची जाति के हिंदू थे। इनमें से सबसे प्रमुख थे पुरुषोत्तम टंडन। वो सरदार पटेल के काफी करीबी थे, इतने करीबी कि जवाहरलाल नेहरू के न चाहते हुए भी पटेल समर्थकों ने 1950 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। टंडन ऑल इंडिया हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी थे। उनकी अगुवाई में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर खूब हंगामा हुआ, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। जिस जुबान को हिंदुस्तान के करीब आधे लोग बोल और समझ लेते हैं, वो राजभाषा है, यानी सरकारी कामकाज की भाषा। इस जुबान को राष्ट्रभाषा बनाने की सबसे तगड़ी वकालत संविधान सभा में हुई और विरोध भी वहीं हुआ। संविधान सभा में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। उनमें से एक थे गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें अंग्रेजी को कई साल तक रखना होगा। तर्क दिया कि कोर्ट कचहरी से लेकर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी बहुत भीतर तक घुसी हुई है।
श्री राजगोपालाचारी भी अंग्रेजी की वकालत कर रहे थे, तो दक्षिण के नेताओं ने अलग राह पकड़ रखी थी। वो अंग्रेजी का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन हिंदी कबूल करने को तैयार नहीं थे। दंगल हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर भी चल रहा था। दोनों जुबान में थोड़ा अंतर है। जब लोगों ने हिंदी की मांग की कि हिंदी एक भाषा किया जाए, तो उसको अपोज किया गया, और सही अपोज किया गया, क्योंकि आज के दिन में अगर हिंदी हम थोपने की कोशिश करते इस पूरे देश में, तो ये देश बढ़ जाता। तो इसलिए हिंदी को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, एक हमारी भाषा नहीं बना पाए हम। और आज भी कई लोगों का मानना है कि संस्कृत और हिंदी और बाकी जो रिलीजन्स को लेकर के एक ऐसा भाषा बनाना चाहिए जो कि पूरे देश में एक्सेप्टेबल हो। जहां हिंदी पर संस्कृत की तगड़ी छाप है, वहीं हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जमाने में लोगों की जुबान पर चढ़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें आम बोलचाल वाले संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्द इस्तेमाल होते हैं। 10 दिसंबर 1946 को जब संयुक्त प्रांत से संविधान सभा पहुंचे, आरवी धुलेकर ने हिंदुस्तानी में बोलना शुरू किया तो इस पर ऐतराज जताया गया। तो उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया: जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। जो लोग यहां भारत का संविधान बनाने आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वो इस सभा के सदस्य होने लायक नहीं है। अच्छा हो वो इस सभा से चले जाएं। धुलेकर की बात सुनकर संविधान सभा दंग रह गई। अध्यक्ष के आसन से ऑर्डर की आवाज आने लगी, लेकिन वो रुके नहीं, बोलते रहे। बहस लगातार चलती रही। हिंदी के पक्ष में सबसे तगड़ी दलील पुरुषोत्तम टंडन, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रघुवीर जैसे नेता दे रहे थे, तो अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तानी के पक्ष में दलीलें दी। भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच तरह तरह के फॉर्मूले आ रहे थे। कोई शुरू में 10 साल अंग्रेजी को रखने की वकालत कर रहा था, तो कोई 15 साल तक। दक्षिण के नेताओं का अपना सुर था। उनमें से एक थे टी कृष्णमचारी। पहले हमने अंग्रेजी को नापसंद किया। मुझे भी यह भाषा पसंद नहीं, क्योंकि हमें जबरन शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं। लेकिन अब मेरी वो उम्र नहीं कि जबरन थोपी गई हिंदी सीख सकूं। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव आया कि हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को देश की भाषा माना जाए। कुछ सदस्य हिंदी के पक्ष में थे तो कुछ हिंदुस्तानी के पक्ष में। जब आम राय नहीं बन पाई तो मतदान हुआ। हिंदुस्तानी पर हिंदी भारी पड़ी। फैसला हुआ देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को राजभाषा बनाने का, और हिंदी राजभाषा बन गई। लेकिन आज भी सरकारी कामकाज से अंग्रेजी रिटायर नहीं हुई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर अक्सर आवाज उठती रहती है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा किया गया। दोनों के अधिकार क्षेत्र यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बांट दिए गए। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई जिससे संघ और राज्यों के बीच टकराव की नौबत कम से कम आए। संविधान सभा में हर तरह के विवादों को सुलझाने की बहुत ही ईमानदार कोशिश हुई, लेकिन कई विवाद जड़ से खत्म नहीं हुए। संविधान निर्माताओं को एक और बेहद मुश्किल सवाल से जूझना पड़ा। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें गांधीवादी संविधान चाहिए। गांधी का संविधान यानी पंचायती राज पर आधारित व्यवस्था। खुद डॉक्टर अंबेडकर इसके सबसे बड़े विरोधी थे। गांव को लेकर अंबेडकर के विचारों पर जमकर हंगामा हुआ। सोशलिस्ट एचवी कामत ने अंबेडकर को शहर में रहने वाला नकचढ़ा कह दिया। इतनी तल्खी के बीच कैसे एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया गया जिसमें दिल्ली को राज्यों से ज्यादा ताकत मिली। महात्मा गांधी लोकतंत्र और आर्थिक स्वराज को भारत के आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहते थे। उनके सपनों के भारत में सत्ता का केंद्र आखिरी आदमी से शुरू होकर पंचायत के रास्ते आखिर में दिल्ली तक पहुंचता।
संविधान सभा में कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य गांधीवादी संविधान की वकालत कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था का सबसे तीखा विरोध किया। ऐसा ग्राम स्वराज भारत को तबाह कर देगा। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने कहा कि गांव क्या है? गांव अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के गढ़ हैं, जहां से छुआछूत और उत्पीड़न की राह निकलती है। गांवों के बारे में इतनी तल्ख टिप्पणी के लिए अंबेडकर की जमकर आलोचना हुई। किसान नेता एनजी रंगा ने तो यहां तक कह दिया कि उनके लिए हमारे देश की सभी लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। अगर उनको सिर्फ दक्षिण भारत में ग्राम पंचायतों के काम और उपलब्धियां पता होती जो हजारों साल में हुई हैं, तो ऐसी बातें नहीं करते। संविधान सभा में शासन के अलग अलग मॉडल को लेकर लगातार चर्चा चलती रही और आखिर में जो शासन व्यवस्था निकली, उसमें सत्ता दिल्ली से निकलकर समाज के आखिरी आदमी तक पहुंची। कई पेचीदे सवाल, गर्मा गर्म बहस और विवादों के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला, जिसकी नजरों में भारत का हर नागरिक बराबर है। कानून सबको एक चश्मे से देखता है। सभी नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये न्यायपालिका में लोगों का अटूट भरोसा ही है कि बात बात में लोग एक दूसरे को चुनौती देते हुए अक्सर कह देते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। समय समय पर संविधान में संशोधन भी हुए। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए समय समय पर विवादित मसलों को सुलझाने की सफल कोशिश की है। संविधान का ड्राफ्ट राष्ट्र को सौंपते वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने देश को 3 बड़ी मुश्किलों से आगाह किया था। पहला, हड़ताल। दूसरा, नेताओं की अंधभक्ति। और तीसरा, समाज में असमानता। आजादी के 7 दशक बाद भी 1 अरब 35 करोड़ के हिंदुस्तान को न हड़ताल से आजादी मिली, न नेताओं की अंधभक्ति में कमी दिख रही है और न ही समाज में असमानता खत्म हुई। इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।